हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन अवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद आरपी। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक होगा समाजवाद या सोशलिज्म। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं समाजवाद का अर्थ। समाजवाद अंग्रेजी भाषा के सोशलिज्म शब्द का हिंदी पर्यायवाची है। सोशलिज्म शब्द की उत्पत्ति सोशियस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ समाज होता है। इस प्रकार समाजवाद का संबंध समाज और उसके सुधारों से है। तो समाजवाद का संबंध किससे हुआ? समाज से, और समाज से संबंधित जितने भी सुधार हैं उन सब से। अर्थात समाजवाद मूलतः समाज से संबंधित होता है और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए हमेशा प्रयत्नशील होता है, हमेशा प्रयास करता है। समाजवाद शब्द मुख्य रूप से 3 अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है, यानी ये जो शब्द समाजवाद है इसको 3 अर्थों में प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले कौन सा है? यह एक राजनीतिक सिद्धांत है, यानी इसे एक राजनीतिक सिद्धांत के तौर पर भी हम प्रयोग करते हैं। दूसरा, इसे एक राजनीतिक आंदोलन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। और तीसरा है, यह एक विशेष प्रकार की सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इन तीनों अर्थों के लिए समाजवाद शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब आगे इसमें मूलतः यह वह आंदोलन है जो उत्पादन के मुख्य साधनों के समाजीकरण पर आधारित होता है, यानी इसमें क्या है, जितने भी उत्पादन के साधन हैं उन पर सभी पर समाज का, संपूर्ण समाज का बराबर हक होगा, बराबर अधिकार होगा। किसी एक वर्ग विशेष का इस पर हक नहीं होगा, यानी जितने भी उत्पादन के साधन हैं सब पर सभी का बराबर बराबर हक होगा, समाज का, संपूर्ण समाज का उस पर हक होगा। यह वर्गविहीन समाज स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील है, यानी यह वर्गविहीन समाज चाहता है जिसमें कोई भी वर्ग ना हो, ना कोई अमीर हो, ना कोई गरीब हो, ना कोई मालिक हो, ना कोई श्रमिक हो, बल्कि सभी का जो दर्जा है वो बराबर होना चाहिए। और जो मजदूर वर्ग को इसका मुख्य आधार मानता है, यानी समाजवाद मजदूर वर्ग को समाजवाद का आधार मानता है, क्योंकि वह इस वर्ग को शोषित वर्ग मानता है, जिसका ऐतिहासिक कार्य क्या है? वर्ग व्यवस्था का अंत करना। यह एक अनिश्चित किंतु व्यापक विचारधारा है। समाजवाद क्या है? एक अनिश्चित किंतु व्यापक विचारधारा है। इसकी अनिश्चितता और व्यापकता के संबंध में C.E.M. जोड़ ने लिखा है, या एक विद्वान थे जिन्होंने समाजवाद के बारे में लिखा है कि समाजवाद एक ऐसी टोपी की भांति है। देखिए, इनकी बहुत ही फेमस कोटेशन है C.E.M. जोड़ की। वो कहते हैं कि समाजवाद एक ऐसी टोपी की भांति है जिसकी आकृति भंग हो गई है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति से पहनना चाहता है। यानी देखिए, समाजवाद को एक इन्होंने टोपी के रूप में परिभाषित किया है, और उन्होंने बताया कि आज के टाइम में समाजवाद का जो आकृति है, जो इसकी प्रकृति है, वो बिगड़ चुकी है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने अनुसार उसे धारण करना चाहता है। अब आगे इसमें समाजवाद का ध्येय राज्य के समस्त नागरिकों का कल्याण है। देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि समाजवाद का मुख्य ध्येय है वो है समस्त नागरिकों का कल्याण, ना कि किसी एक वर्ग विशेष का। जिस प्रकार व्यक्तिवाद स्वतंत्रता पर आधारित है, उसी प्रकार समाजवाद समानता पर आधारित है। देखिए, समाजवाद किस पर आधारित है? ये समानता पर आधारित है। सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। इसी के संबंध में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ हैं, ये कहते हैं समाजवाद के लिए, समाजवाद का अभिप्राय संपत्ति के सभी आधारभूत साधनों पर नियंत्रण से है, यानी संपत्ति के जितने भी आधारभूत साधन हैं उन पर समाज का नियंत्रण होना चाहिए। यह नियंत्रण समाजवाद के किसी एक वर्ग द्वारा ना होकर स्वयं समाज के द्वारा होगा। यानी ये यहाँ पे क्लियर कर देते हैं कि समाजवाद में संपत्ति पर किसी भी एक वर्ग का नियंत्रण नहीं होगा, बल्कि संपूर्ण समाज का नियंत्रण होगा, और वह संपूर्ण समाज के उपयोग के लिए होगी, और धीरे धीरे व्यवस्थित ढंग से यह स्थापित किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसे एकदम से हम स्थापित कर दें, बल्कि धीरे धीरे इसे व्यवस्थित ढंग से ही स्थापित किया जाएगा। तब हमने जान लिया समाजवाद का अर्थ। अब हम जान लेते हैं समाजवाद के कौन कौन से गुण हैं। देखिए, सबसे पहला जो गुण है इसमें, एक तो है शोषण का अंत, और सबसे इम्पोर्टेंट है ये शोषण का अंत। समाजवाद श्रमिकों व निर्धनों के शोषण का विरोध करता है। समाजवाद कहता है कि जो समाज में श्रमिक है, श्रमिक वर्ग है और निर्धन है, उनका शोषण नहीं होना चाहिए। समाजवादियों ने स्पष्ट कर दिया कि पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजीपतियों के षड्यंत्र के कारण ही निर्धनों और श्रमिकों का शोषण होता है। यानी इसमें बताया गया है कि जो श्रमिकों को और निर्धनों का शोषण होता है वो
पूंजीपतियों के द्वारा ही होता है। यह विचारधारा शोषण के अंत में आस्था रखती है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि ये जो व्यवस्था है समाजवाद है ये शोषण का अंत करना चाहती है। इसलिए विश्व के श्रमिक किसान निर्धन इसका समर्थन करते हैं, यानी विश्व में जितने भी श्रमिक हैं किसान हैं वो सभी इसका समर्थन करते हैं समाजवाद का। दूसरा इसमें सामाजिक न्याय पर आधारित होती है। समाजवादी व्यवस्था में किसी वर्ग विशेष के हितों को महत्व न देकर समाज के सभी व्यक्तियों के हितों को महत्व दिया जाता है। यह व्यवस्था पूंजीपतियों के अन्याय को समाप्त करके एक ऐसे वर्ग विहीन समाज की स्थापना करने का समर्थन करते हैं जिसमें विषमता न्यूनतम हो, यानी इसमें सभी को बराबर अधिकार हो और उसमें विषमता के लिए कोई स्थान ना हो, यानी विषमता बिल्कुल न्यूनतम हो और किसी भी एक वर्ग विशेष के लिए विशेष अधिकार नहीं होने चाहिए। इस तरह से यह सामाजिक न्याय पर आधारित है। तीसरा इसमें उत्पादन का लक्ष्य सामाजिक आवश्यकता। देखिए इसमें जो उत्पादन किया जाता है उसका लक्ष्य होता है सामाजिक आवश्यकता की पूर्ति करना, ना कि पूंजीपतियों का स्वामित्व स्थापित करना। तो सबसे पहली चीज़ इसमें यही है कि जो व्यक्तिवादी व्यवस्था में व्यक्तिगत लाभ को ध्यान में रखकर किए जाने वाले उत्पादन के स्थान पर समाजवादी व्यवस्था में सामाजिक आवश्यकता और हित को ध्यान में रखकर ही उत्पादन होगा। इसमें ऐसा नहीं है कि व्यक्तिवादी हितों को ही ध्यान में रखकर जो भी उत्पादन किया जाएगा वो उनके अनुसार किया जाएगा, बल्कि इसमें समाज की क्या आवश्यकता है, समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही उत्पादन किया जाएगा विभिन्न वस्तुओं का। समाजवाद इस बात पर बल देता है कि जो उत्पादन हो वह समाज के बहुसंख्यक लोगों के लाभ के लिए हो, यानी हम जिस चीज़ का भी उत्पादन कर रहे हैं, जिस चीज़ का भी आविष्कार कर रहे हैं, उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए? उसका लक्ष्य समाज के बहुसंख्यक लोगों का लाभ होना चाहिए, उससे समाज को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होना चाहिए, ना कि किसी विशेष व्यक्ति को ही। आगे इसमें उत्पादन पर समाज का नियंत्रण होना चाहिए, यानी जो भी उत्पादन हो रहा है समाज में उस पर संपूर्ण समाज का बराबर हक होना चाहिए, उस पर संपूर्ण समाज का नियंत्रण होना चाहिए। समाजवादियों का मत है कि उत्पादन और वितरण के साधनों पर राज्य का स्वामित्व स्थापित करके विषमता को समाप्त किया जा सकता है। तो अगर इस तरह की शासन व्यवस्था आ जाती है तो उससे क्या होगा, सभी बराबर होंगे समाज में और किसी एक को ज़्यादा अधिकार नहीं होंगे। उससे क्या होगा, जो भी विषमता है समाज में वो पूरी तरह से समाप्त हो सकती है। नेक्स्ट है इसमें सभी को उन्नति के समान अवसर। समाजवाद सभी लोगों को उन्नति के समान अवसर प्रदान करने के पक्षपाती है, यानी सभी व्यक्तियों को उन्नति करने के, आगे बढ़ने के समान अवसर मिलने चाहिए। इस व्यवस्था में किसी को विशेष सुविधा संपन्न वर्ग नहीं होगा, यानी इस व्यवस्था में कोई भी वर्ग ऐसा नहीं होगा जिसके पास में विशेष सुविधाएं हैं, यानी सभी व्यक्तियों को, समाज के सभी नागरिकों को बराबर सुविधाएं मिलेगी, उन्हें बराबर हक मिलेंगे। सभी लोगों को समान रूप से अपनी उन्नति और विकास के अवसर प्राप्त होंगे, यानी सभी व्यक्ति आगे बढ़ पाए, सभी व्यक्ति अपना विकास कर पाए, इसके लिए सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, सभी को अवसर बराबर मिलेंगे। नेक्स्ट इसमें, और ये साम्राज्यवाद का विरोधी है। देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि जो समाजवाद है ये साम्राज्यवाद का विरोधी है। समाजवाद औपनिवेशिक परतंत्रता और साम्राज्यवाद का विरोधी है। यह राष्ट्रीय स्वतंत्रता का समर्थक है, यानी यह कहता है कि किसी एक पार्टिकुलर कंट्री पर उस देश का स्वयं का शासन होना चाहिए, ना कि किसी और देश का। लेनिन के शब्दों में साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है। देखिए ये लेनिन की बहुत ही फेमस कोटेशन है, वो कहते हैं कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है। समाजवादियों का मानना है कि जिस प्रकार पूंजीवाद में व्यक्तिवाद का शोषण होता है, व्यक्तिगत शोषण होता है, उसी प्रकार उसमें हम समाजवाद को स्थापित करके समाज में समानता स्थापित कर सकते हैं। तो हमने देख लिए समाजवाद के गुण। देखिए किसी भी व्यवस्था में, किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में गुणों के साथ में उसमें दोष भी होते हैं। इसी तरह से समाजवाद के भी गुणों के साथ साथ कुछ दोष भी हैं। देखिए इनके जो दोष हैं उन पर एक बार हम नज़र डाल लेते हैं।
सबसे पहले इसमें राज्य के कार्य क्षेत्र में वृद्धि। समाजवाद आने से क्या हो जाएगा, राज्य के कार्य क्षेत्र में वृद्धि हो जाएगी। समाजवाद में आर्थिक और राजनीतिक दोनों क्षेत्रों में राज्य का अधिकार होने से राज्य का कार्य क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत हो जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, राज्य के द्वारा किए जाने वाले कार्य समुचित रूप से संचालित और संपादित नहीं होंगे। क्योंकि राज्य के पास बहुत सारे कार्य होंगे तो उससे क्या होगा, समाज जो राज्य है वो समाज के कार्यों के लिए ढंग से कार्य नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा विस्तृत हो जाएंगे, उन पर समुचित ढंग से ध्यान नहीं दिया जाएगा। दूसरी चीज़ है इसमें वस्तुओं के उत्पादन में कमी। समाजवाद के आलोचकों की मान्यता है कि यदि उत्पादन के साधनों पर संपूर्ण समाज का नियंत्रण हो तो व्यक्ति की कार्य करने की प्रेरणा समाप्त हो जाएगी। यानी समाजवाद के अंतर्गत क्या हो जाएगा, व्यक्ति की जो कार्य करने की प्रेरणा है, एक दूसरे को देखकर कार्य करने की जो प्रेरणा है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, क्योंकि वह दूसरे पर डिपेंड हो जाएगा और उसकी कार्य क्षमता भी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, यानी घटने लगती है। आगे इसमें व्यक्ति को अपनी योग्यता का प्रदर्शन करने का अवसर नहीं मिलता है और जो वस्तुओं के उत्पादन की मात्रा घटाएगा। यानी इसमें क्या होगा, जो व्यक्ति है वो अपनी योग्यता के अनुसार कार्य नहीं कर सकेंगे, इससे वस्तुओं के उत्पादन की मात्रा घट जाएगी और उत्पादन कम होगा। नेक्स्ट इसमें पूर्ण समानता संभव नहीं है। देखिए ये बताते हैं कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान रूप से समान नहीं बनाया है। जन्म से कुछ व्यक्ति बुद्धिमान तो कुछ मूर्ख होते हैं, कुछ स्वस्थ तो कुछ परिश्रमी होते हैं। इन सबको समान मानना प्राकृतिक सिद्धांत की अवहेलना करना होता, अतः पूर्ण समानता स्थापित नहीं की जा सकती। तो जो समाजवाद के आलोचक हैं वो इन चीज़ों को बताते हैं कि किसी भी समाज में पूर्ण समानता संभव नहीं है, क्योंकि सभी व्यक्तियों का नेचर अलग होता है, उनकी बुद्धि, उनका स्वास्थ्य सब कुछ अलग अलग होता है। किसी का नेचर ज़्यादा परिश्रम करने का होता है, कुछ लोग आलसी होते, तो समाज में क्या हो जाएगा, इससे अव्यवस्था फैल जाएगी। यानी कुछ लोग ज़्यादा कार्य करेंगे और कुछ कार्य नहीं करेंगे। आगे इसमें समाजवाद प्रजातंत्र का विरोधी होता है। जो समाजवाद के आलोचक है वो कहते हैं कि प्रजातंत्र में व्यक्तियों के अस्तित्व को अत्यंत श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है, वहीं समाजवाद में राज्य रूपी विशाल मशीन में एक निर्जीव पुर्जा वह बन जाता है। यानी ये बताते हैं कि प्रजातंत्र में जितने भी व्यक्ति हैं उनको राज्य से कम महत्व दिया जाता है, जबकि राज्य को अधिक महत्व दिया जाता है। इससे क्या होता है, जो भी व्यक्ति एक मशीन के रूप में कार्य करने लगते हैं वो एक मशीन के पुर्जे के रूप में कार्य करते हैं, जबकि जो पूंजीवादी व्यवस्था है, उदारवादी व्यवस्थाएं हैं, उनमें व्यक्ति को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। नेक्स्ट इसमें नौकरशाही का महत्व। समाजवाद में राज्य के कार्यों में वृद्धि होने के कारण नौकरशाही का महत्व बढ़ जाता है। यानी जो ब्यूरोक्रेसी होती है उसका महत्व बहुत ज़्यादा इसमें बढ़ जाता है और सभी निर्णय सरकारी कर्मचारियों द्वारा लिए जाते हैं। समाज में जो कुछ भी करना है वो सरकारी कर्मचारियों के द्वारा ही डिसाइड होता है। ऐसी स्थिति में सबसे बड़ा जो खतरा होता है वो होता है भ्रष्टाचार बढ़ने का। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा। सरकारी कर्मचारी अपने अनुसार ही कार्य करेंगे, अपने हितों को ध्यान में रखकर ही समाज में कोई भी कार्य करेंगे। और अंतिम में इसमें समाजवाद हिंसा को बढ़ाता है। देखिए समाजवाद अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्रांतिकारी तथा हिंसात्मक मार्ग को अपनाता है। वह शांतिपूर्ण तरीकों में विश्वास नहीं करता, वह वर्ग संघर्ष पर बल देता है, जिसके परिणाम स्वरूप समाज में वैमनस्यता और विभाजन की भावना फैल जाती है। देखिए समाजवाद क्या करता है, जो समाजवादी है वो ऐसा कहते हैं कि समाजवाद में वर्ग संघर्ष खत्म करने के लिए हिंसा आवश्यक है, तो इसलिए समाजवाद हिंसा को बढ़ाता है, जो कि पूरी तरह से गलत है। अब हम देखते हैं समाजवाद की विभिन्न धाराएं। सबसे पहले स्वप्नदर्शी समाजवाद, इसे कल्पनालोक समाजवाद भी कहते हैं, तो इसे जान लेते हैं। आधुनिक समाजवाद के प्रारंभिक धाराओं को कल्पनालोकीय समाजवाद यानी स्वप्नदर्शी समाजवाद कहा जाता है। और जो इसके समर्थक है कौन कौन है, सेंट साइमन है उसमें, दूसरे हैं चार्ल्स फूरियर और रॉबर्ट ओवेन आदि के समाजवादी विचार इसमें सम्मिलित किए गए हैं। कार्ल मार्क्स के साथ ही एंगेल्स ने अपने
प्रचलित समाजवादी विचारों को कल्पनालोकी समाजवाद का नाम दिया है। यानी कार्ल मार्क्स और उनके जो मित्र थे एंगेल्स, इन्होंने क्या कहा था कि जो उनसे पहले का समाजवाद है वो कल्पनालोकी समाजवाद या स्वप्नदर्शी समाजवाद है। यानी वो कल्पनाओं में खोए रहते हैं, उनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता। इन विचारों का आधार भौतिक और वैज्ञानिक नहीं था, नैतिक था। यानी इनका जो आधार था ना वो वैज्ञानिक था ना ही भौतिक था, बल्कि उनका आधार नैतिक था। इनके विचारक ध्येय की प्राप्ति के लिए सुधारवादी साधनों में विश्वास करते थे और भावी समाज की विस्तृत परंतु अवास्तविक कल्पना करते थे। यानी कार्ल मार्क्स और एंगल्स बताते हैं कि इस तरह के समाज की स्थापना पूरी तरह से अवास्तविक है, व्यवहार में इसे लागू नहीं किया जा सकता। प्लेटो सर्वप्रथम दार्शनिक है जिसने इन विचारों को स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया। वह केवल संकुचित शासक वर्ग तक सीमित था, अतः उनको अभिजाततंत्रीय समाजवाद कहा जाता है। 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी के आरंभ में अन्य प्रमुख फ्रांसीसी समाजवादी विचारक सेंट साइमन और फूरियर हैं। कौन कौन है इसमें 18वीं शताब्दी के अंत में? वो है सेंट साइमन और फूरियर। इसके बाद में सेंट साइमन संपत्ति पर सामाजिक अधिकार स्थापित करना चाहता था। सेंट साइमन कहते थे कि जो संपत्ति है उस पर संपूर्ण समाज का अधिकार होना चाहिए, परंतु वह सबको समान वरन श्रम के अनुसार वेतन के पक्ष में था। यानी सबको समान वेतन, यानी जिसने जितना श्रम किया है, जितना कार्य किया है उसको उसी के अनुसार वेतन मिलना चाहिए। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो कल्पनालोकी समाजवाद है पूरी तरह से कल्पनाओं में खोए रहता है और यह नैतिकता पर आधारित है। अब इसके बाद में क्रांतिकारी समाजवाद, इसे हम साम्यवाद भी कहते हैं। कम्युनिज्म अपनी जड़ों को द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स द्वारा 1948 की पुस्तक बताता है। देखिए कार्ल मार्क्स और जो उनके मित्र थे फ्रेडरिक एंगल्स, वो 1948 में उनकी पुस्तक आती द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इसके बारे में यानी जो क्रांतिकारी समाजवाद है इसके बारे में वो अपनी पुस्तक में बताते हैं। इसने इतिहास के सिद्धांत को आर्थिक वर्गों के बीच एक संघर्ष के रूप में देखा है। इसने क्या है, जो इतिहास के सिद्धांत को एक आर्थिक वर्गों के बीच हुए संघर्ष के रूप में इसने देखा। साम्यवादी क्रांति के बाद मार्क्स ने तर्क दिया कि श्रमिक यानी सर्वहारा उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण कर लेंगे। यानी मार्क्स का कहना था कि जब साम्यवादी क्रांति होगी उसके बाद में उत्पादनों के साधन पर श्रमिकों का नियंत्रण होगा, सर्वहारा वर्ग का नियंत्रण होगा और वो पूंजीवादी की जड़ों को उखाड़ फेंकेंगे। उसके बाद में उनका कहना है कि प्रत्येक को अपनी क्षमता के हिसाब से, प्रत्येक के अनुसार और उनकी आवश्यकता के अनुसार, यानी प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार कार्य मिलना चाहिए और उसकी आवश्यकता के अनुसार उसे वेतन प्राप्त होना चाहिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है उनकी, मार्क्स के द्वारा कही गई। यानी प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार कार्य प्राप्त होना चाहिए और आवश्यकता के अनुसार, जितनी यानी उसे आवश्यकता है उसके अनुसार उसे वेतन प्राप्त होना चाहिए। मार्क्स की क्रांतिकारी विचारधारा 20वीं सदी के आंदोलनों से प्रेरित थी और कुछ मामलों में सरकारों पर नियंत्रण हो गया। 1917 में बोल्शेविक क्रांति, जो 1917 में सोवियत संघ में बोल्शेविक क्रांति हुई थी, उसने रूसी जार को उखाड़ दिया और एक गृह युद्ध के बाद सोवियत संघ की स्थापना हुई, जो 1991 में ध्वस्त हो गई और एक नाममात्र कम्युनिस्ट साम्राज्य बन गया। देखिए सोवियत संघ का 1991 में विघटन हो गया था और ये एक नाम मात्र का कम्युनिस्ट साम्राज्य रह गया था। तो ये हो गया क्रांतिकारी समाजवाद। इसके बाद में संशोधनवादी, ये क्या कहता है, इतिहास में बर्नस्टीन। देखिए सबसे पहली चीज़ जो संशोधनवाद है इसके जो प्रमुख विचारक है, समर्थक है, वो है बर्नस्टीन। तो बर्नस्टीन मार्क्सवादी शिक्षण के प्रतिद्वंदी के रूप में आया और वह, यानी एक तरीके से हमें ऐसे कह सकते हैं जो बर्नस्टीन है वो मार्क्सवादी जो विचार है उनके विरोध करते हैं, उनका जो विरोधी समर्थन रखते हैं और वह अपने सभी प्रावधानों से सहमत नहीं है। वो जो कार्ल मार्क्स के जितने भी प्रावधान बताते हैं वो समाजवाद स्थापित करने के लिए उनसे वो बिल्कुल भी सहमत नहीं है, केवल कुछ ही चीज़ों को मानते हैं, उनकी केवल कुछ ही बातों को मान्यता प्रदान करते हैं। उन्होंने संशोधनवाद के सिद्धांत को भी विकसित किया। तो संशोधनवाद का जो सिद्धांत है उसको किसने विकसित किया, वो है बर्नस्टीन। अब नेक्स्ट इसमें
जर्मन सामाजिक लोकतंत्र। 1948 में मार्क्स और एंगल्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किया, जिसमें वर्ग संघर्ष और हिंसक क्रांति को अनिवार्य बताया गया था। यानी जो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स की पुस्तक आई थी 1948 में, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, इसमें उन्होंने वर्ग संघर्ष और हिंसक क्रांतियों को अनिवार्य बताया था। यह सिद्धांत 1940 के दशक की परिस्थितियों को केंद्र में रखकर बनाया गया था। यानी उस टाइम पे 1840 के टाइम पे ऐसी स्थिति आती समाज में कि उस टाइम पे हिंसा अनिवार्य थी। इस समय राज्य का संपूर्ण स्वरूप पूर्णतः शोषणकारी था और विशिष्ट वर्गवादी था। यानी समाज में श्रमिकों का, किसानों का, गरीबों का शोषण हो रहा था और वह विशिष्ट वर्गवादी था। उसे जनसाधारण की समस्याओं से कोई भी लेना देना नहीं था। किंतु 1950 के दशक के बाद परिस्थितियां बदलने लगी, जिसमें समाजवादी विचारधारा के प्रति लगाव था। पहला विचार जर्मनी में जर्मन सामाजिक लोकतंत्र के नाम से विकसित हुआ। तो हम ये जो सामाजिक लोकतंत्र हुआ, इसका पहला विचार जर्मनी में आया और इसे जर्मन सामाजिक लोकतंत्र के नाम से विकसित किया गया। सामाजिक चिंतन की धारा जर्मन सामाजिक लोकतंत्र, जिसको फर्डिनेंड लासान ने निरूपित किया। तो इस तरह हम कह सकते हैं जो जर्मन सामाजिक लोकतंत्र है, इसको फर्डिनेंड लासान ने निरूपित किया, विकसित किया। ये नाम याद रखोगे आप। नेक्स्ट इसमें फेबियन समाजवाद। ब्रिटेन में फेबियन सोसाइटी की स्थापना 1883-84 में हुई थी। जो फेबियन सोसाइटी उसकी स्थापना ब्रिटेन में हुई थी और कब हुई थी? 1883-84 में। रॉबर्ट ओवेन तथा चार्टिस्ट आंदोलन के प्रभाव से यहाँ स्वतंत्र मजदूर आंदोलन की नींव पड़ चुकी थी। फेबियन सोसाइटी ने इस आंदोलन को दर्शन दिया। तो इस आंदोलन को कहाँ से दर्शन मिला? वह फेबियन सोसाइटी से। इस सभा का नाम फेबियस कंक्टेटर फेबियन के नाम से लिया गया था। फेबियस प्राचीन रोम का एक सेनानी था। फेबियस कौन था? प्राचीन रोम का एक सेनानी था, जिसने कॉर्थेज के प्रसिद्ध सेनानायक हन्निबल के विरुद्ध संघर्ष में धैर्य से काम लिया। इस प्रकार फेबियन समाजवादियों का विचार है कि पूंजीवाद को केवल एक मुठभेड़ में क्रांतिकारी मार्ग द्वारा परास्त नहीं किया जा सकता। देखिए, यह सिद्धांत कहता है कि जो समाजवाद है, जो पूंजीवाद है, उसको किसी भी हिंसा के माध्यम से खत्म नहीं किया जा सकता, हिंसा के माध्यम से उसे परास्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए पर्याप्त काल तक सोच विचार और तैयारी की आवश्यकता। यानी वो कहते हैं कि इसके लिए बहुत सारी तैयारी चाहिए, बहुत सारी इसके लिए योजनाएं चाहिए। इनका तरीका विकास और सुधारवादी है। सुधार करके और विकास करके समाज में समाजवाद लाना चाहते हैं। स्वतंत्र मजदूर दल की स्थापना के पूर्व ब्रिटेन के विभिन्न राजनीतिक दलों में प्रवेश कर अपना उद्देश्य पूरा करना चाहते थे। यानी जो राजनीतिक दल हैं उनमें प्रवेश करके ही अपना उद्देश्य पूरा करना चाहते थे, समाजवाद की स्थापना करना चाहते थे। इनके विचारों को लोकतंत्रीय संसदीय, देखिए फिर से देखिए, जो इनके विचार थे उनको लोकतंत्रीय संसदीय बैलेट बक्स चुंगी विकास अथवा सुधारवादी समाजवाद की संज्ञा दी जाती है। अब देखते हैं इससे संबंधित विचार कौन कौन से हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें सिडनी वेब है। सिडनी वेब का नाम काफ़ी मशहूर है इसमें। इसके बाद में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ है, कोल, एनी बेसेंट, ग्राहम वेलेस। तो ये सभी फेबियन समाजवादी कहे जाते हैं। नेक्स्ट है इसमें समष्टिवाद। समष्टिवाद क्या है? आधुनिक राजनीति में समाजवाद या साम्यवाद की वह धारा, वह शाखा जिसका सिद्धांत यह है कि समस्त पदार्थों के उत्पादन और वितरण का सारा अधिकार समष्टि रूप में संपूर्ण राष्ट्र के हाथ में होना चाहिए। यानी जितने भी उत्पादन के साधन है, वितरण के साधन है, सभी पर समष्टि यानी संपूर्ण समाज का, संपूर्ण राष्ट्र का अधिकार होना चाहिए। फेबियनवाद की प्रेरणा से इंग्लैंड और आसपास के देशों में एक मध्यम वर्गीय समाजवादी आंदोलन शुरू हुआ, जिसे समष्टिवाद कहा गया। इसे राज्य समाजवाद भी कहा जाता है। यह किसी विशेष दार्शनिक विचारक की विचारधारा नहीं है। यानी ये जो समष्टिवाद है, इसके कोई विशेष दार्शनिक विचारक नहीं है। समष्टिवाद की मूल्य मान्यता यह है कि समस्त मूल्य का जन्मदाता समाज है। देखिए, ये महत्वपूर्ण चीज़ यही है इसमें। समष्टिवाद की मूल मान्यता क्या है? इसकी मूल मान्यता है कि समस्त मूल्य का जन्मदाता समाज है। समष्टिवाद के अनुसार उत्पादन के साधनों पर समुदाय का स्वामित्व होना चाहिए। यानी जितने भी उत्पादन के साधन हैं उन पर संपूर्ण समुदाय का, संपूर्ण राष्ट्र का स्वामित्व होना चाहिए, ना कि निजी स्वामित्व।
समझौतावादी चिंतन का आदर्श लोकतंत्र राज्य है जिसमें सत्ता पूरे समुदाय के प्रतिनिधियों के हाथ में रहेगी। इसमें जो सत्ता होती है वो समुदाय के प्रतिनिधियों के हाथों में होती है और वे समुदाय का, समाज का प्रतिनिधित्व इसके माध्यम से करते हैं। ऐसा राज्य समाज के सारे संसाधनों का प्रयोग समाज के सर्वोत्तम हित में करेगा। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक यहीं में खत्म होता है। अब इससे जुड़े हुए हम कुछ MCQ सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा प्रश्न 1, वर्तमान समाज में समाजवाद का संबंध किससे माना जाता है? ऑप्शन देती हूँ मैं, व्यक्ति, ऑप्शन 2 है राज्य, ऑप्शन 3 समुदाय या ऑप्शन 4 समाज। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 4, यानी समाज से होता है वर्तमान समय में समाज का संबंध। प्रश्न 2 है, फेबियन समाजवाद की स्थापना किसके शिष्य द्वारा की गई थी? ऑप्शन है थॉमस पेन, ऑप्शन 2 है टॉमस डेविडसन, ऑप्शन 3 है पैथिक लॉरेंस और ऑप्शन 4 है बर्नार्ड शॉ। तो इसका सही आंसर होगा टॉमस डेविडसन के शिष्यों के द्वारा फेबियन समाजवाद की स्थापना की गई थी। उत्तर 2।